अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? क्या हाल है? आप जहाँ भी हैं खैरियत से हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हर रोज़ की तरह। पता है ये खैरियत से होने वाला है पार्ट जो ऑब्वियसली हम हमेशा ही होप करते हैं विश, और अगर आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक हो, एवरीबडी इज़ फाइन। लेकिन आजकल इतना कुछ हो रहा है कि ये दुआ और ये ग्रीटिंग हैज़ टर्न्ड इनटू इट हैज़ अनदर मीनिंग, आप समझें। Absolutely. मतलब कि दिल की गहराइयों से ये होता है कि जो जहाँ जहाँ है वो भी ठीक हो और उनके प्यारे भी ठीक हों, बिकॉज एवरीबडी स्प्रेड आउट अराउंड द वर्ल्ड। और दुनिया में अब लगता है कि कोई भी जगह नहीं है जो बहुत ही पीसफुल, बड़ी अच्छी गुजर रही हो। रिवायती जुमला नहीं रहा, ये हकीकतन एक ख्वाहिश, एक दुआ, एक उम्मीद बन चुकी है कि आप खैर वाफियत से हों। और हर रोज़ नए, आपको पता है, चैलेंजेस हैं। हर रोज़ हमारी भी डिफरेंट लोगों से बात होती है। अभी आई वाज स्पीकिंग टू समबडी हु इज़ स्टक इन मस्कत, और वो कह रहे थे कि मैं तो यहाँ रहता भी नहीं हूँ, आई वाज हियर टू सी माय फैमिली। मेरा बेटा यहाँ रहता है और मैं आया हुआ हूँ और अब मैं फंस गया हूँ एंड आई हैव वर्क बैक होम, और कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि प्रॉबली मस्कत से उनके मुताबिक सऊदी अरेबिया का बॉर्डर ऑल्दो 50 किलोमीटर है, लेकिन वो उस तरह से फंक्शनल नहीं है आजकल। सो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मस्कत, ओमान? हाँ, नहीं, कुवैत, सॉरी, कुवैत। तो कुवैत का है ना, मैं कहूँ ओमान से तो पूरी दुनिया उड़ ही रही है। नहीं, कुवैत, आप कुवैत की बात कर रहे हैं। कुवैत, सो कुवैत, क्योंकि ओमान का वैसे ही जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन वो सब कुछ खुला हुआ है। पीपल आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दुबई बाय रोड टू ओमान एंड देन फ्लाइंग आउट। रियाद, दो ही डेस्टिनेशंस हैं जो आजकल जरा चल रही हैं, ऑपरेशनल हैं, एंड जद्दा एयरपोर्ट इंटरनेशनल। सो ये सारी चीजें हैं, लेकिन You're right, बहुत लोग बात ये है कि ये जो जंग है ना, इसका इख्तिताम अभी अनकरीब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इनफैक्ट इफ एनीथिंग, अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ जो जंग है वो बहुत ही तूल पकड़ रही है, बल्कि यू कैन से दैट, क्योंकि मामला हफ्तों से निकलकर अब महीनों तक भी जा सकता है। और इस जंग के सबसे ज़्यादा असरात तवानाई पे पड़ रहे हैं, जो कि हम भी अब फील भी कर रहे हैं और हमें नज़र भी आ रहा है कि ऐसा होगा। अब नाए हुर्मुज़ की बंदिश से खलीजी मुल्कों से पाकिस्तान समेत दुनिया को तेल और गैस की सप्लाई तकरीबन बंद हो चुकी है, और आने वाले महीने तवानाई के लिहाज से परेशान कुन बल्कि इंतहाई मुश्किल भी हो सकते हैं। वी हैव टू बी वेरी ओपन टू ऑल पॉसिबिलिटीज। हमारे रिजर्व भी हो, ज़खायर भी हो, कब तक? मतलब ये भी एक सोचने वाली बात है ना। मतलब अब दुनिया रशिया की तरफ देख रही है, यहाँ तक कि अमेरिका की तरफ से इंडिया को इजाज़त दे दी गई है कि आने वाले 30 दिन के लिए वो रशिया से तेल हासिल कर सकते हैं। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, आप समझ लीजिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे यहाँ भी बड़ा गौर व खौज हो रहा है। उधर सदर ट्रंप हर नए दिन एक नया टच देते हैं। अब उन्होंने मजहबी टच भी दिया है इस जंग को, जहाँ उन्होंने ओवल ऑफिस में पादरियों को बुलाकर दुआ भी की है। और इससे पहले भी अब मुख्तलिफ उनके जो एडीज हैं उनकी तरफ से इसको रिलीजियस वॉर के तौर पर पेश करना शुरू किया जा चुका है। ये टर्म नहीं यूज हुआ अभी तक, लेकिन काइंड ऑफ लाइक इन क्रूसेड, आप क्रूसेड भी इसको कह सकते हैं, और जिसकी बड़ी एक मीनिंग है, जिसका एक बड़ा मतलब है। अगर आप रिलीजियस हिस्ट्री में जाएं तो बहुत कुछ हो रहा है, और स्टेटमेंट्स भी रोज़ ओवल ऑफिस से बदलती हैं। फिर उन स्टेटमेंट्स को संभालने के लिए, बचाने के लिए कि आज की स्टेटमेंट ये उनके स्पोक्स पर्सन्स भी आ जाते हैं। इट इज़ अ बिट ऑफ ए मेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब हुकूमत, हम अपनी तरफ आ जाते हैं, हुकूमत और अवाम दोनों को तेल गैस की बचत के लिए अभी से ज़हनी तौर पर तैयार रहना पड़ेगा। भाई हम तो वो देखेंगे ना कि हमें क्या इफेक्ट करने वाली है बात। और खुशाइंद बात वैसे इसमें यह है कि वफाकी हुकूमत ने तवानाई बचत का प्लान जो है वो बना लिया, और इस मामले में हुकूमत काफ़ी रोबस्ट है। हमें नज़र आ रहा है कि दे आर वेरी प्रोएक्टिव एज वेल। तवानाई बचत के सिलसिले में पेट्रोलियम मसनूआत स्टॉक और खपत पर हाई पावर, बल्कि हम क्यों कहेंगे, हाई पावर्ड कमेटी है, जिसका इजलास आज भी हुआ है, जिसकी कल हम भी बात कर रहे थे, आपको पता है, जिसकी सदारत बाय द वे वज़ीर आज़म जो हैं वो खुद कर रहे हैं। इजलास में तवानाई बचत प्लान पर गौर किया गया है। हुकूमत ने दफातर, तालीमी इदारे, खिदमात फराहम करने वालों के लिए वर्किंग डेज में कमी का प्लान बनाया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली की भी बात की जा रही है, जो 15 दिन पे होती थी, अब हफ्तावार इसको रिव्यू किया जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा में भी बात करते हुए इसका इशारा दिया, और कल हमारे भी शो में जब बात हो रही थी तो यही था तासुर कि अब हफ्तावार मोस्ट लाइकली ये रिव्यू हुआ करेगा। क्या कहना था उनका, जरा एक चीज जो हमारे सामने आ रही है कि इट इज अ मैटर ऑफ वीक्स नॉट डेज। जो भी हमारे पास ज़खायर हैं उनको जितना हम स्ट्रेच कर सकें हमें उसको करने की कोशिश करनी चाहिए। कतर एनर्जी ने हमें फोर्स मेजोर का नोटिस भी सर्व कर दिया, जिसका मतलब ये है कि हमें अब वो कार्गो नहीं देने जा रहे। घरेलू सार्फिन की जो डिमांड थी वो 1000 MMCFD से कम होके 600 MMCFD के अंदर आ चुकी हुई है। पावर सेक्टर को फर्नेस ऑयल जो हमारी
बनाती हैं उसके ऊपर मैक्सिमम प्रोडक्शन जनरेट करने का हमने उनको मशवरा दिया है। मार्च तक तो हमें कोई प्रॉब्लम सिस्टम के अंदर नहीं आएगी और उसके बाद बेहतर हो कि हम कंजर्वेशन के जरिए, थोड़ी लोड शेडिंग के जरिए हम अपनी डिमांड को रिड्यूस कर की जो ये प्रोडक्ट्स है ना, इसकी सूरत हाल कदरे कंफर्टेबल है क्योंकि हम उसके अंदर जखायर बिल्ड कर सकते थे। गैस में तो हमारे पास स्टोरेज नहीं है ना। जब ये आपको एस्केलेशन नजर आ रही थी तो अपने जखायर को 28, 29, 30 दिन के ऊपर बिल्ड कर लिया था पेट्रोल डीजल के। अब प्राइस में एक इंक्रीज आ रही है, उसकी वजह से अगर कोई जरूरत से ज्यादा डिमांड मांग के होर्डिंग करना चाहे तो उसके खिलाफ ओगरा ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आज हमने चीफ सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग की है, उनको कहा है कि अगर कोई भी पंप जो है अगर वो ड्राई होता है और जखीरा अंदोजी करने की कोशिश करता है, लोगों की तकलीफ के ऊपर मुनाफाखोरी करने की कोशिश करता है, तो उसके पंप्स को सील करें, कॉन्फिस्केट करें वो प्रोडक्ट और उसके खिलाफ एक्शन लें। और आजकल Having said that, अब्दुल्ला, अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इन्होंने कोशिश की और ऑब्वियसली इन्होंने तो कह दिया कि हम बहुत एक्शन लेंगे, इट हैज़ हैपेंड सो मेनी टाइम्स इन द पास्ट कि वो ऑलमोस्ट वो एक्शन भी इनएक्शन ही हो जाता है कि वो इतना कोई ख़ास काम नहीं होता। तो लिहाजा जितने भी रिलैक्स या फिर विद अ प्लान हो हुकूमत, यहाँ जो पेट्रोलियम एसोसिएशन को जो डीलर्स है ना, वो बड़े पैनिक हुए हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, वो पैनिक हुए भी हैं और साथ ही आपको पता है मुनाफा कमाने का भी एक अच्छा मौका भी है। सो सर्टनली इस पे हुकूमत को भी नज़र रखनी है, बहैसियत शहरी हमें भी नज़र रखनी है। अगर आपको कहीं लगे या कोई आपको कदगन लगा रहा हो ताहाल कि जी आप 10 लीटर ले सकते हैं, 20 लीटर ले सकते हैं, अभी ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, या कोई वैसे ही कुछ देर के लिए सप्लाई बंद कर रहा हो, यू कैन रिपोर्ट दैट पंप टू द अथॉरिटीज। और दूसरी जानिब ये भी हम आपको थोड़ा सा एक प्री वॉर्न कर दें या तसल्ली दे दें कि जी रोज फुल आप अपनी टैंकी करा रहे हैं और आपको पता नहीं है कल क्या होना है, इतनी टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, मतलब अभी नहीं। सो इट्स बट अदरवाइज जाहिर है लोड शेडिंग का भी इंदिया दिया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें जहां हम आवाम के लिए बहुत सारे इक़दामात पे गौर व खौस कर रहे हैं, वहीं क्या हुकूमती लोग अपने प्रोटोकॉल्स में भी कमी करेंगे? क्या हाँ 10-10 गाड़ियां जो चलती हैं वहाँ 2-2 गाड़ियों तक हम महदूद हो जाएंगे? सब लोग जो जाहिर है मेहताब हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, द न्यूज़ से इनका ताल्लुक है। मेहताब साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मेहताब साहब, एक्चुअली कितने दिन बाद हम उस स्टेज पर पहुँचेंगे कि हाँ ये सारी चीज़ें इन एक्शन आना शुरू हों, या हम अपना लाइफस्टाइल तब्दील कर रहे हों, या वर्क फ्रॉम होम हो रहा हो और स्कूल भी बच्चे कम जा रहे हों? हमारे पास कितना मार्जिन है अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, बुनियादी तौर पर इस जंग को शुरू हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम जो है वो गुजर चुका है। अब हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक 18 रुकनी कमेटी बनाई थी जिसके कन्वीनियर मिनिस्टर फॉर फाइनेंस थे और बाकी भी तमाम मिनिस्ट्रीज़ के रेलिवेंट लोग इसके अंदर शामिल थे। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है फाइनलाइज कर ली और आज प्राइम मिनिस्टर को उसके बारे में ब्रीफिंग दी। अब हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि जो बुनियादी तौर पर फोर्टनाइटली कीमतें चेंज होती थी अब वीकली बेसिस पे चेंज होंगी। इसके साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर जो फिजिकल मीटिंग्स हैं वो ख़त्म करके वर्चुअल मीटिंग्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जाने की कोशिश की जाएगी। जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स हैं उनको भी वर्चुअली जो है वो करने के बारे में बातचीत हुई है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि अब हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, चूँकि उसकी वजह ये है कि जो हमारे स्ट्रेटजिक रिजर्व्स हैं उनको मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि ये जो कंजर्वेशन प्लान है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और इसके ऊपर तेज़ी के साथ अमल दरामद किया जाए। और इसमें ज़्यादातर वही इक़दामात हैं जो कि आपको याद होगा कोविड-19 जो पेंडेमिक था, साहब ये बल्कि आपसे यही जो चीज़ें थी वो की जाएंगी। जी बिल्कुल, ये एक मॉडल है जो हम पूरी दुनिया ही टेस्ट कर चुकी है इसको, एंड इट्स अ वेरी वर्केबल मॉडल। ये कोविड वाले दिनों की आप जो बात कर रहे हैं, लॉकडाउन के दिनों की जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन वर्चुअल काम हो जाना, वर्क फ्रॉम होम होना, एजुकेशन भी इस तरह होना, ये सब कुछ बहुत अच्छा है, वी कैन डू इट। हाउएवर ये कमेटी जो भी डिसाइड करेगी इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ। हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और आप ऑब्वियसली अपना ओपिनियन दें इसमें, कि हम बिल्कुल ही जब ज़ीरो पे पहुंचे हों या उसके करीब हों तो फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें इस प्लान को। मतलब बाय ऑल स्टेक्स हमें ऐसा लगता है कि दिस प्लान शुड स्टार्ट ऑलरेडी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आप, मैं समझता हूं कि ये जो अब देखें ना, आज ये मीटिंग जो है वो फाइनल हुई है।
प्रोबेबली ये मंडे से जो है इस इम्प्लीमेंटेशन इसकी होगी, यानी तकरीबन 10 दिन जो है वो गुजर गए हैं और Right. 10 दिन जो है वो एक कॉस्ट है। उसकी वजह ये है कि आपके रिजर्व्स की जो है, दरअसल फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे पास 28 दिनों का कोटा जो है वो ऑयल का जो है वो मौजूद होता है, यानी वो रिजर्व जो है मौजूद होते हैं। तो इट मीन्स और इट इंडिकेट्स कि ये तेज़ी के साथ जो है वो चीज़ें डिप्लीट हो रही हैं। और फिर जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसको सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि इस पे हुकूमत को तेज़ी के साथ फैसला करना चाहिए, लेकिन चले अब ये फैसला रिजर्व कर पे लिया है। हम इत्तेफाक करेंगे या फिर दीगर जो रूट्स हैं, जो दीगर सप्लायर्स हैं दुनिया में, हम उनसे अपनी सप्लाई भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि साइड बाय साइड, क्योंकि इस पे भी ऑलरेडी काम शुरू होना चाहिए ना। फिर दूसरा ये, चले हम घर से काम कर लेंगे, लेकिन जो डोमेस्टिक कंज्यूमर को गैस चाहिए खाना बनाने के लिए, उसकी क्या सूरत बनेगी? फिर लोड शेडिंग का ऑलरेडी इंदिया दिया जा रहा है, सो बिजली की भी क्या आगे हमारी पैदावार मुतासर हो सकती है? या कीमतें बढ़ेंगी, मतलब ये भी तो चीज़ है ना साथ की, बिजली गैस ये सारी इनकी कीमतें भी ऊपर जाएंगी। देखें, ये तो जो ऑयल की प्राइसेस है, ये फर्नेस ऑयल है या आरएलएनजी है, ये इंपोर्टेड फ्यूल है और पाकिस्तान का अगर सिंगल लार्जेस्ट आप टिकट आइटम देखें इंपोर्ट्स का तो ये फ्यूल की इंपोर्ट है। हमारी डिपेंडेंस इसके ऊपर है और अगर आप पर एनम देखें तो कोई 20 से 24 बिलियन डॉलर्स की ये तीनों चीज़ें जो मिलाकर मैं आपको बताऊं तो ये फिगर सामने आता है। अच्छा, प्राइसेस तो इंक्रीज करनी पड़ेंगी, चूंकि हम आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर हैं तो ये नहीं हो सकता कि हम किसी तरह की सब्सिडी दें, बल्कि वो तो ये बात भी कर रहे हैं कि आपका जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है आप उसे भी कम नहीं करें। तो हुकूमत के जो टैक्सेस, पहले ही एफबीआर का शॉर्टफॉल है, पीडीएल भी कम नहीं हो सकता, सब्सिडी भी नहीं दी जा सकती, तो इसका अल्टीमेट नतीजा तो ये होगा कि प्राइसेस में तो इजाफा होगा। पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी, डीजल की कीमत भी बढ़ेगी, जो आरएलएनजी है उसकी कीमत भी बढ़ेगी और फर्नेस ऑयल जो है जब बढ़ेगा तो बिजली की कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी। तो एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो नजर आ रहा है अगर ये क्राइसिस प्रोलॉन्ग होता है। और अभी मैं आपको बताऊं, अभी जब मैं आपके प्रोग्राम में आ रहा था तो उससे पहले कतरी जो तवानाई के वजीर हैं वो ये कह रहे थे कि ऑयल की प्राइसेस, पहले तो $100 की बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे अगर चंद हफ्ते तक ये क्राइसिस परसिस्ट किया तो ये $150 पर बैरल को टच कर सकती है। तो ये सामने नजर आ रहा है। अब एक तरफ तो हम इसकी डिमांड साइड को मैनेज कर सकते हैं, सप्लाई साइड पे जो रूट्स की आपने बात की, पिछले दिनों में चंद दिन पहले जो मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम है उन्होंने सऊदी जो सफीर है यहाँ पे उनसे मुलाकात की है और उनके जो अल्टरनेट रूट्स हैं, एक और पोर्ट सिटी है उसके हवाले से बातचीत हुई है, लेकिन उसमें लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ेगी, उसमें इंश्योरेंस की हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, तो कॉस्ट ने तो इजाफा होना है, लेकिन अल्टरनेट रूट्स पे जिस हद तक हम जा सकते हैं उस पे जाना पड़ेगा। Got it. बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर, It is critical और अभी तो बातें हो रही हैं ना कि ये होना चाहिए, जल्द शुरू हो भी जाएगा और ये जल्द शुरू हो जाना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है हम आखिरी लम्हे तक तो बैठेंगे नहीं। Having said that, मेरे बच्चों का कल स्कूल सैटरडे को खुला हुआ है। क्यों? I argued कि already we should conserve energy and everything। वो बीच में 2 दिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से आपको पता है कॉम्पनसेट कर रहे हैं। Compensate। अच्छा, इस सारे सिचुएशन में जो यूरोपियन मुल्क हैं और जो मुल्क इस वक्त उस तरह अफेक्टेड बाय द वॉर पर से नहीं है, लेकिन जिसका असर उन पे भी पड़ रहा है क्योंकि पूरी दुनिया भी पड़ रहा है तेल सिचुएशन से, उनको अपना प्रेशर डालना शुरू कर देना चाहिए। बट दिस कैन नॉट गो ऑन इनडेफिनेटली। मतलब अभी अगर हम तेल की कीमतों में $100 की अभी जिक्र कर रहे थे जो कि शायद $150 तक भी बात जा सकती है, विच इज़ इनसेन। तो प्रेशर तो बिल्ड अप होना एक्चुअली थोड़ा बहुत तो होना शुरू भी हो गया है, बट दैट इज़ व्हाट विल अल्टीमेटली हॉल्ट द वॉर। अदरवाइज कौन रुकेगा, क्यों रुकेंगे भले? और अभी उसके आसार भी नजर नहीं आ रहे ना कि कोई रुक रहा हो। इसी पे जरा बात करते हैं, एक तज्जिया भी लेते हैं। मोहम्मद सुहेल साहब माशी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, जाहिर है ये सूरत हाल हमारे सामने है, ईरान इसराइल जंग का असर पूरी दुनिया पे हो रहा है, इक़्तिसादी माशी माहिरीन क्या देख रहे हैं? अगर एक आध हफ्ता और हालात नहीं संभलें तो क्या बनेगा दुनिया का सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सारे जो भी ऑयल और गैस इंपोर्ट करती हैं कंट्रीज, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसके लिए बड़े चैलेंजिंग टाइम्स हैं क्योंकि सबके पास जो ऑयल के ज़ख़ीरे होते हैं 2 हफ्ते 4 हफ्ते 6 हफ्ते के लिए,
और जो गैस है उसको तो आप स्टोरिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये एक कंसर्निंग सिचुएशन है, और अगर ये 2 से 4 हफ्ते अगर ये जंग मज़ीद चल गई तो सिचुएशन और गंभीर हो जाएगी। इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने शायद कुछ मीटिंग्स जारी हैं, और हो सकता है कि 1-2 दिन में कुछ फैसले आ जाएं कि शायद गैस की लोड शेडिंग है उसको बढ़ाना पड़े, और जो है गैस की कंजम्पशन को कम करने के लिए जो इक़दामात की बातें हो रही हैं वो भी हो। तो मुझे लगता है एक अर्जेंट जो पाकिस्तान में जो इशू है वो गैस का है, और अगर ये 3-4 हफ्ते अगर चल गई तो फिर तेल का भी मसला या पेट्रोल डीजल के भी इश्यूज आ जाएंगे। अच्छा, 3-4 दिन में ये आप कह रहे हैं कि हो सकता है। डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल वक्त भी है और बड़े मुश्किल फ़ैसले लेने का वक्त है, और इतलात भी यही है कि हुकूमत एनर्जी बचाने के इक़दामात, वर्क फ्राम होम, ऑनलाइन क्लासेस, मार्केट्स का जल्द बंद हो जाना, लोड मैनेजमेंट, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोच रहे हैं, दे विल अनाउंस इट वेरी सून। आपके ख्याल में बस यही ऑप्शन है विच इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड? हमने लॉकडाउन, कोविड के लॉकडाउन के दिनों में ये सब कुछ देखा हुआ है, या फिर लगता है कि अब शायद कुछ और भी ऑप्शंस निकला है? पिछले 4-5 साल गुजर गए हैं, उस बात को भी कुछ और हो सकता है? मेरे ख्याल में देखिए, ये ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। कोविड में पाकिस्तान ने काफ़ी इफेक्टिवली चीज़ों को कंट्रोल किया था, और पाकिस्तान में देख रहा हूँ काफ़ी प्रोएक्टिव है। दूसरे ममालिक में भी ये मसले मसाइल आएंगे, मगर हुकूमत ने आई थिंक पहले से सोचना शुरू कर दिया है, और मेरा तो रिकमेंडेशन ये होगी हुकूमत को फ़ौरन इक़दाम लेने चाहिए, क्योंकि अभी जो इन इक़दाम से जो मईशत है उसको तो स्लो डाउन होगा, मगर आज की तारीख में जो एक क्राइसिस है कि हम गैस और तेल के ज़खायर ख़त्म ना हो जाएं, उसके लिए ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, जिसमें प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जिस तरह आपने कहा, वर्क फ्रॉम होम है, छुट्टियां बढ़ा दी जाएं, रमज़ान है, चैलेंजिंग टाइम है, मगर मार्केटिंग को भी जल्दी बंद करना होगा, ताकि तेल और जो गैस है और जो एनर्जी है उसका बहुत ही मिनिमम यूज़ हो, ताकि हम इसको ज़्यादा अरसे तक चला सकें अगर जंग 3-4 हफ्ते से ज़्यादा चलती है तो। अभी आपने तो मौलाना बड़ा सेंसिटिव टॉपिक छेड़ दिया है, क्योंकि कोरोना के दिनों में हम सब तरीके आजमा चुके थे, तब आवाम का ताउन संभाव मिला था, लेकिन फिर बिजली के बहरानों के दिनों में जब मार्केटें बंद कराने की तरफ बात आई तो नहीं कोऑपरेट किया लोगों ने। आपको लग रहा है कि ये सब कुछ इम्प्लीमेंट कराना इतना आसान होगा, पर्टिकुलरली जब ताजिर कहते हैं कि हमारा तो सीज़न ही यही है दुकानें रात 3-4 बजे बंद करने का? ज़ाहिर है उनकी भी बात समझ में आने वाली है। देखिए, रेजिस्टेंस तो आएगी, क्योंकि आप मईशत को स्लो कर रहे हैं। आप मईशत को स्लो कर रहे हैं तो जो बिजनेसमैन है या कारोबारी हजरात है, उनकी आमदनी, उनका प्रॉफिट, उनकी सेल्स भी कम होगी, तो चैलेंजेस तो आएंगे। अगर घर में भी 6 से 8 घंटे की गैस नहीं आएगी तो घरेलू सार्फिन की तरफ से भी प्रेशर आएगा। अगर दुकानें जल्दी बंद होंगी, ऑफिसों में कम काम होगा, तो जो बिजनेसमैन है उन पर भी फर्क आएगा। बट मेरे ख्याल में जंग के हालात हैं, सबको थोड़ी सी कुर्बानी देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हुकूमत कोई बैलेंस एक्ट करेगी और इस तरह के इक़दाम करेगी कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, मगर थोड़ा बहुत इफेक्ट तो मुझे लगता है हर एक की ज़िंदगी में आएगा, चूँकि हमारे पास जिस तरह मैंने कहा कि गैस तो बिल्कुल ही कम है और तेल के ज़खायर भी 3-4 हफ्ते से ज़्यादा नहीं है। यानी जल्दी से ही हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का मोहम्मद सुहेल साहब। अच्छा, अब ऑब्वियसली वी आर रिपीटिंग दिस, और एक दफ़ा फिर आपको ज़रा अप टू स्पीड भी ले आएँ कि अमरीकी इजराइल इत्तेहाद और ईरान के दरमियान जारी जंग को ना 7वां रोज़ हो चुका है। इट्स बिन अ वीक। अब ईरानी मीडिया के मुताबिक जुमे की सुबह यानी आज सुबह हमलों में तेहरान में रिहायशी इमारत, तेहरान यूनिवर्सिटी के इलाके को निशाना बनाया गया, और इजरायली और अमरीकी हमलों में ईरान के 13 जो हेल्थ सेंटर्स थे ना उनको भी निशाना बनाया गया है। आलमी इदारा सेहत ने तस्दीक कर दी है इस बात की। इदारे के मुताबिक इन हमलों में ईरान के 4 हेल्थ वर्कर्स शहीद हुए हैं, 25 ज़ख्मी हुए हैं। इसराइल ने लबनान में भी एक सेहत मरकज़ यानी हेल्थ सेंटर को इजराइल पहले गजा में करता रहा है। आई वाज जस्ट गोइंग टू से दैट कि ईरान को भी रिहायशी इमारत पे मारना, हेल्थ सेंटर्स को मारना, दे हैव डन दिस बिफोर। और वो जो शक्ल है ना, वो लुक जो गजा को आप देखते हैं अगर आप तस्वीरों में, तो एक खंडर लगता है, मतलब इट लुक्स लाइक अ गोस्ट टाउन। They have started making Tehran. तेहरान में भी वही हो रहा है, लेबनान में भी वही हो रहा है, क्योंकि ये चुन
कर ये चुन कर लोग अमूमन अगर जंगी कवानीन फॉलो किए जाते हैं, अगर किसी ने वॉर क्राइम से बचना होता है तो वो इन चीज़ों को नहीं निशाना बनाता, लेकिन नेतन्याहू इन चीज़ों को चुन कर निशाना बनाता है बिकॉज़ ही नोज दैट ही इज नॉट अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग टू एनीवन। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पकड़ नहीं हुई, दनाते पूरा फ्लैट कर दिया इन्होंने गजा। उस बात को 2-3 साल हो गए, किसी ने मुड़ के नहीं देखा। एक वो बोर्ड जो ऑफ पीस बना दिया, पता नहीं व्हाटएवर दैट इज, वो एग्जैक्टली सेम चीज़ हो रही है। मतलब ये हमारे सामने ही है ना, अगर और भी किसी को निशाना बनाने की ये ठान ले और कर ले तो शायद तब भी दुनिया खामोश तमाशाई रहेगी, क्योंकि इतना सा ये दुनिया का मुल्क है जिसने सबको आगे लगाया हुआ है। और अच्छा, तेहरान में ना फुटबॉल स्टेडियम भी उड़ा दिया। अब आप चीज़ें ज़रा देखें कि क्या कहें, ताकि आपके लिए टू लुक फॉरवर्ड टू लाइफ, जो इस जिंदगी जिसको कहते हैं, कुछ ना रहे। अस्पताल भी ना हो, कोई खेलकूद भी ना हो, यूनिवर्सिटी भी ना हो, इमारतें तो हम वैसे ही गिरा देंगे, सड़कें स्कूल के बच्चे तो हम वैसे ही मारते हैं, बच्चियां तो हम, और वो भी एक अनदर थ्योरी है उसके हवाले से, बट वी वोंट गेट इनटू दैट। इजरायली हमलों में लबनान में भी शिद्दत आ रही है। बैरूत समेत मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई हमले किए गए हैं। हिज़्बुल्लाह ने हाइफा की बंदरगाह और लबनानी इलाकों पर काबिज़ इसराइली फ़ौज पर भी हमले किए हैं। इसराइल ने ईरान जंग के अगले मरहले का आगाज़ का ऐलान कर दिया, मतलब अभी नेक्स्ट मरहला उन्होंने कहा जी आना है, हो रहा है। इसराइली आर्मी चीफ ने कहा है कि सरप्राइज़ देंगे, वकिया ईरानी क़यादत और फ़ौजी सलाहियतों को ख़त्म किया जाएगा। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान का सब कुछ तबाह हो चुका है, इसके बावजूद वो लड़ना चाहते हैं। They have no air force, they have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone, launches are gone, about 60% and 64% respectively. But they're tough and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. And we want to fight now more than they do. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. अच्छा, ये भी आपको बताएं कि इजराइल पर हमलों के लिए ईरान ने मज़ीद जदीद यानी लेटेस्ट जो है ना वो हथियार भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, जिसमें क्लस्टर बॉम्ब्स भी हैं। दे हैड एवरीथिंग, मतलब एक हफ्ते से ये भी बात हो रही थी कि ईरान की फायर पावर कितनी है, कहाँ तक है, कितनी लेटेस्ट है। और इनका मतलब नाम ये सारे है जी खैबर शिकन मिसाइल, और तेल अवीव पर इनसे हमला किया गया है। कई मकामात पर आग भड़क उठी है। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर एक साथ दर्जनों ड्रोन्स किए। आपको पता है अब तो दुनिया में बहुत ज़्यादा मकामात पे सेंसर किया जा रहा है जो तेल अवीव पे हमले हो रहे हैं उनको। अच्छा, वो नहीं दिखा रहे। एक्स पे भी पूरा एल्गोरिथम चेंज कर दिया जाता है। उधर भी बहुत बड़ा फाइन है कि अगर आपने तेल अवीव में, इजराइल में, यानी जहाँ जो भी तबाही हो रही है, अगर आपने ये सोशल मीडिया पे डाली तो आपको बंद कर देंगे एंड ऑल दैट, सो दे डोंट वांट एनीबॉडी टू नो। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान का कहना है कि अभी हथियारों का मामूली हिस्सा इस्तेमाल किया है, जल्द ऐसे स्ट्रेटेजिक हथियार सामने लाएंगे जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए। ईरान के खिलाफ जारी जंग खित्ते के ममालिक को भी शदीद मुतासिर कर रही है। खलीजी ममालिक तो पहले ही इस जंग की लपेट में है। अब इस जंग के शोले खलीज फारिस से निकलकर इंडियन ओशन और कैस्पियन सी तक पहुंच गए हैं। जंग के थिएटर को फैलाते हुए अमरीकी आबदोज ने भारतीय पानियों में मौजूद ईरानी बहरिया के जहाज आयरिस दीना को तबाह कर दिया, जिससे अब तक 80 से ज़ायद हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। दुनिया में लिटरली इसको इंतहाई, जैसे कहते हैं ना, इसको बस बहुत ही बुरी निगाह से देखा जा रहा है। और ईरानी सदर का अभी ताज़ा तरीन पैगाम एक्स पे आया है जिसपे मसूद पेज़ेश्कियान ये लिखते हैं, हम आपको बताएं, जिसमें वो कह रहे हैं ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, some countries have begun efforts at mediation. Our response to them is clear. We are committed to lasting peace in the region, but we have not the slightest hesitation in defending the dignity and sovereignty of our country. ये उनका कहना है. The target of mediation should be those who, by underestimating the Iranian people, stoke the flames of conflict. बड़ी क्लियर कट इन्होंने बात की है कि मीडिएशन करने की कोशिश जो कर रहे हैं, ओके फाइन, थैंक यू। हाउएवर मीडिएशन का भी टारगेट उनको करना चाहिए जिन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की और उनको करें जो कर रहे हैं। कुछ ममालिक ने, उन्होंने कहा है जी, सालिसी की इक़दामात या पेशकश की है और सालिसी के इक़दामात शुरू कर दिए हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ये बयान जो एक्स पर उन्होंने जारी किया है, आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान खित्ते में देरपा अमन के लिए पुरअज़्म है, लेकिन साथ ही ये वाज़ेह भी किया कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी और वक़ार का दिफा करेगा। और साथ ही ये भी कहा कि वो लोग जो मीडिएशन की कोशिश कर रहे हैं या करा रहे हैं
उनका टारगेट वो होने चाहिए जिन्होंने ये तमाम मामला भड़काया है या शुरू किया है या खित्ते में आग लगाई। लेटेस्ट यूएस वगैरह से लेटेस्ट जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें ये भी कहा जा रहा है ना कि ईरान ने बड़ी कोशिश कर रहा है, ईरान आजकल के अमेरिका के साथ कि कोई डील हो जाए, जो कि ईरान टोटली इस बात को डिनाई कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ना हम उनसे कांटेक्ट में हैं, ना हम कोई मीडिएशन चाहते हैं, ना कोई डील चाहते हैं, ब्रिंग इट ऑन। बेसिकली ये स्टांस ईरान लेकिन का अब ईरानी सदर ने वाज़ेह किया है कि बाज़ ममालिक ने मीडिएशन की कोशिश की है। ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। वेलकम बैक जी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग के बायस जहां तेल के बहरान का खदशा पैदा हो गया है, वहीं गैस का बहरान भी हमारे सर पे ऑलरेडी मंडरा नहीं, रहा है। वो तो हम फील कर रहे हैं ना, वो तो हमें पता चल गया है। दैट इज़ हैपनिंग। कतर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्टर है, जहां इस वक्त LNG प्लांट्स पर हमलों के बाद गैस की पैदावार जो है ना वो बिल्कुल बंद हुई है। और पाकिस्तान भी कतर से जो है वो माया गैस ख़रीदने वाले बड़े ममालिक में शामिल है, और ऐसे में इसके बराह रास्त असरात हमारे मुल्क में भी नज़र आ रहे हैं। और आपने ख़ुद ये नोटिस किया होगा, मार्च के लिए कतर से 8 LNG कार्गोज जो हैं वो आने थे, और पता है कितने आए हैं? दो आए। सिर्फ 2 आए हैं। दिस इज़ अलार्मिंग। और हुकूमत ने, आपको ये भी याद होगा कि रमज़ान उल मुबारक में रात 3 बजे से अगली रात 10 बजे तक बिला तातुल गैस फराहमी का वादा किया था, मगर इस वक्त पूरे शहर में कहीं भी इस पर अमल नहीं हो रहा। हमारे यहाँ तो गैस नहीं सो ऑलरेडी बी प्रिपेयर्ड। अब ऐसी सूरत हाल में हम सब ने क्या करना है, क्या है एक्चुअल सूरत हाल, ऑन ग्राउंड सिचुएशन, ये भी हम मालूम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली इमरान, हमारे साथ ही फ्रॉम जियो न्यूज़। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या सूरत हाल है इस वक्त गैस सप्लाई की अक्रॉस द सिटी एंड सराउंडिंग्स? अच्छा, पहले LNG के ऊपर आ जाते हैं। वो जो जिक्र हुआ था ना कि इतने आने थे 8 और 2 आए, तो ज़ाहिर है मार्च अभी शुरू हुआ है, तो वो जो 8 मार्च को आना था वो डिले हो गया, एंड इवेंचुअली वो अगर मार्च गुजरा हुआ होता तो फिर एक अलग बात थी। नहीं, तो आपकी बात से तो लग रहा है कि अभी उम्मीद है कि बाकी पहुंच जाएंगे। नहीं, बाकी पहुंचने का इसलिए इम्कान हो सकता है कि अगर सीज फायर हो जाता है, जैसे मसूद पज़ेशियान ने कहा, तो देयर आर चांसेस ऑफ रिजम्पशन। वो तो इमीडिएट हो जाता है, क्योंकि ईरान की भी सूरत हाल इतनी कोई बहुत ज़्यादा जिसे बोला जाए कि नहीं है, हाई टेक बिल्कुल B2 जो है उनके मिसाइल जो मेन उनका आर्सनल था वो तबाह कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। अब गैस की जो सूरत हाल है वो LNG बंद हो जाएगा, और हम क्योंकि कराची में बैठे हुए हैं तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल बात यहाँ पे नज़र आती है ना कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए मेजरली LNG इस्तेमाल करती है, तो वो दैट इज़ गोइंग टू बी चैलेंजिंग कि उसको फिर रिप्लेस किया जाए लोकल गैस से। लोकल गैस ज़ाहिर है हमारे यहाँ लिमिटेड है, जब भी हम LNG इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसे ये मामलात होंगे। तो गैस के अलावा के इलेक्ट्रिक के पास ज़ाहिर है कि उन्होंने जनरेशन पे तो आपको पता ही है कि बहुत कम ही तवज्जो दी है। 2005 से लेके 21 साल हो गए हैं, तो ये ऑयल पे नहीं, मतलब जिस तरह से हमारी डिमांड बढ़ रही है 15-20% कराची की, तो वो क्या इलेक्ट्रिक ने नहीं बंदोबस्त किया हुआ है। ऑल्टरनेट एनर्जी इतनी शुरू हुई हुई है 20 साल से, ऑल्टरनेट पे ये नहीं गए हैं कि कुछ विंड के प्लांट लगा लेते वगैरह। अच्छा, विच इज़ वेरी सैड बाय द वे। इधर हम एक फुट नोट में ये डाल दें कि हर साल किसी ना किसी वजह से हम यहाँ इन प्रॉब्लम्स में आते हैं, बट वी हैव बीन अनएबल टू सॉल्व देम एंड गो ऑन टू समथिंग एल्स। ये हमें अब तक बहुत हमें करना चाहिए। रौला पड़ा हुआ था कि हमारे सोलर सारिफीन इतनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो काम ही आ जाएगी। अब तो अगर बिजली वैसे नहीं प्रोड्यूस होगी तो 16 सारिफीन की बिजली काम आएगी फिर तो। नहीं, तो अब आपको लगता है अली इमरान के अब हुकूमत ने ये जो रमज़ान से पहले का एक स्केड्यूल बताया था 3 से 10 एंड ऑल दैट, मतलब अब ये क्या स्केड्यूल बताएंगे? इनको तो खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है। नहीं, ये मैंने खबर ब्रेक की थी परसों कि वो अब ऑटोमेटिकली जो शेड्यूल था वो चेंज हो गया है, और अब वो केपेबल ही नहीं है कि वो गैस दे पाएँ, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो जो फेडरल ने थोड़ी गैस 25-30 MMCFD दी थी कि रमज़ान में यहाँ पे ज़्यादा घंटे गैस दस्तियाब हो, और शुरू में हुआ भी ऐसा। लेकिन ये कि अब वो जो गैस चली गई है, ओवरऑल आपको गैस की भी जो है सूरत हाल को देखना है कि आगे मज़ीद चलना है, आपने फैक्ट्री चलानी है। तो उन्होंने फर्टिलाइज़र को 50% डाउन कर दिया है, दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर फूड इन्फ्लेशन, और जो दीगर फैक्ट्रीज़ हैं उस की जानिब भी दबाव आ सकता है कि मुमकिन है कि बीइंग द इंडस्ट्रियल सिटी यहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्रीज को गैस सप्लाई आधी हो गई है। इंडस्ट्रीज को नहीं, अभी फर्टिलाइजर को, लेकिन इंडस्ट्री की तरफ फिर इवेंचुअली बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि और सबसे पहले इंडस्ट्री को ही करेंगे कम, उसके बाद डोमेस्टिक की तरफ आएंगे। जी, डोमेस्टिक की तरफ एंड में आएंगे। एक चेन रिएक्शन नजर आ रहा है बिल्कुल, और जो डोमेस्टिक पे आएंगे मुमकिन है कि जिस तरह अभी शेड्यूल चल रहा है
उसी तरह का शेड्यूल हो और वो जो रात से सुबह तक हो ना, यानी जो 8 घंटे बंद रहती थी रात 10 से सुबह 6 बजे तक, उसको बढ़ाएं। यानी ये कि ऐसे टाइम जिसमें खाना नहीं बनता, लाइक के दोपहर 3 से लेके 6 बजे तक, उसमें गैस गायब हो जाए। तो इस तरह की सूरत हाल बिल्कुल इमर्ज हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जो कार्गो मिल रहा है ना, LNG का जो $40 मिलियन का एक जहाज़ आता था, वो अब $100 मिलियन का राइट एट दिस मोमेंट व्हेन वी आर टॉकिंग। तो हम तो मेरा ख्याल है कि कंजम्पशन नॉट कंजम्पशन, हम तो इंपोर्ट बिल की वजह से भी नहीं अफोर्ड कर सकते। बिल्कुल, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। तो एक तो ये भी फैक्टर है। दूसरा ये कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें अनाउंस होनी है। डीजल का मैं नंबर नहीं बताना चाहता, वरना बड़ा एक पैनिक फैल जाएगा कि जो बढ़ने जा रहा है मुमकिन है कल तक अनाउंस हो जाए। हफ्तेवार अब करने के ऊपर अब तो हफ्तावार का फैसला हो गया, फैसला हो गया। अब इट इज़ गोइंग टू बी टुमारो आई थिंक, और टुनाइट। तो ये वो हो जाएगा। उससे जो प्राइस बढ़ेगा तो ऑलरेडी कंजम्पशन डाउन होगी। फिर वो जो लॉकडाउन की बात हो रही है या ये कि होम वर्क फ्रॉम होम का, वो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करेगा। लेकिन पेट्रोल में हमें फिर भी मसाइल होंगे। पेट्रोल बहुत ज़्यादा पाकिस्तान इस्तेमाल करते हैं, डीजल से ज़्यादा पेट्रोल की कंजम्पशन हो गई है। कोशिश कर रहे हैं कि सिंगापुर से मिल जाए पेट्रोल, क्योंकि हम फुजैरा से, UAE की पोर्ट से आप ना हॉर्मुज़ कैरी, सऊदी में तो भी एक और पोर्ट है, यम्बो पोर्ट की तरफ से खाम माल मिलेगा, खाम तेल मिलेगा जो रात तनूरा से मिलता था। तो हमारे जो PNSC के जहाज हैं, उनके CEO जरार ने ये प्लान किया, जरार हैदर ने, कि हम अली इमरान, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। और ये डेफिनेटली बाय ऑल स्टैंडर्ड्स जो सारे आपने ये इश्यूज वगैरह बताए हैं, चैलेंजेस हैं, ये हम सब फंसे हुए हैं। हाँ, ये लॉकडाउन सीन नहीं लगता है कि होगा, बट ऑफ कोर्स इसमें भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कम व्हाट में, वी हैव सीन अ लॉट बिफोर दिस एंड वी मैनेज गो थ्रू दिस टुगेदर इंशाल्लाह। मतलब क्या सुप्रीम लेवल ऑफ क्रिकेट हमने विटनेस किया है कल। मतलब क्या टीमें हैं ये, दोनों ही, बट वन ऑफ देम इज डेफिनेटली फार मोर सुपीरियर। ICC T20 वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं। उसके दूसरे सेमीफाइनल में कल इंडिया ने इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 7 रन से शिकस्त देकर, When the target was so big already. The target was huge. इंडिया ने ही टारगेट दिया हुआ था, तो टारगेट ऑलरेडी ह्यूज था। 250 चलो, बस जब 200 क्रॉस हो जाता है ना, हमें भूल जाता है कि क्या बात हो रही थी। बट एनीवे 53 का टारगेट था और 7 से बेचारे 7 रह गए। वो बुमराह के जो 2 ओवर थे ना, दैट मेड ऑल द डिफरेंस। ओपनर संजू सैमसन ने सिर्फ 42 बॉल्स पर 89 रन्स की बर्क रफ्तार इनिंग खेलकर भारत को अच्छा आगाज फराहम किया। साथ ही फिर मिडिल ओवर्स में ईशान किशन और फिर शोम दुबे आए और इनकी पावर हिटिंग की बदौलत भारत इंग्लैंड को ये हदफ 253 रन का हदफ देने में कामयाब रहा। और अच्छा, जब हम कहते हैं ना कि मैच ऐसा होना चाहिए, जो जीते जो हारे, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट, लेकिन मैच पढ़ना चाहिए। मतलब ऐसा कोई कमाल का मैच हो, बेहतरीन टीमों के बीच में हो, कि जो उसके बाद जीते वो डिजर्व करता है जीतना, नॉट के एमी हाथ में पकड़ा दिया। ये वो मैच था जिसमें हम नहीं थे ज़ाहिर शामिल, और हमारा सफर तो कब खत्म हो चुका है। लेकिन इट वाज सो एंटरटेनिंग टू वॉच के आप सब काम छोड़ छाड़ के मैच देख रहे थे। बहुत सारे लोग उस समय मतलब लगा हुआ था, ऑब्वियसली देख ही रहे थे। हाँ, देख लिया था, ओके फाइन, यस। और इंटरेस्ट से देख रहे थे। मतलब ये अगर ना चलते फिरते नहीं देख रहे थे, फिर जो हो रहा था फिर वो बैठ जाता है ना बंदा कि क्या कर रहे हैं यार, ये क्यों कर रहे हैं। इंग्लैंड ने कोई जम के मुकाबला भी किया जब उनको ये टारगेट मिल ही गया था। और ऑफ कोर्स सेमीफाइनल की बात हो रही है, तो एवरीबडी पुट इन देयर वेरी वेरी बेस्ट, बट फिर इंडिया जीत गया। ओके, तो आए अब इस पे हम, हालांकि हम बात तो कर ही चुके हैं, लेकिन राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? इंडिया इज वंस अगेन, नो सरप्राइज दैट इंडिया इज एट द टॉप। राशिद भाई, जबरदस्त मैच, और कहते हैं कि हाईएस्ट लेवल का मैच हमने सबने विटनेस किया कल रात में। उससे पहले वाला मैच भी अगर न्यूजीलैंड वाला देखते हैं, बहुत हाईएस्ट लेवल पर जा चुकी है टीम। चारों टीम को हम देखते हैं जो सेमीफाइनलिस्ट थी। साउथ अफ्रीका ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बगैर हारे जो क्रिकेट खेली, वो बैड लक हो गई उनके, वो बाहर हो गए, सबसे अच्छी टीम बाहर हो गई। लेकिन कल का जो मैच था, वो जिसने लाइव देखा उसको मुद्दतों सालों याद रहेगा कि क्या हाई क्वालिटी क्रिकेट हुई है और किस तरह से मैच जीतना चाहिए, जीतते हैं, क्या जरूरत है। तो इंडिया का हर कोई ये था कि बैटिंग से जीतती है। इंडिया हमेशा अपनी बॉलिंग से मैच जीता है, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ हो, चाहे कल रात वाला मैच हो। डेथ बॉलिंग जिसके पास थी वो मैच जीत गई। बराबरी का था दोनों की टीम रन इतने 250 कर सकती है, 253 254 का टारगेट, और ऑलमोस्ट वो पहुंच गए थे। लेकिन 16वां 17वां 18वां ओवर देखते हैं या 17वां 18वां 19वां ओवर देखते हैं,
उसमें मुश्किल से उन्होंने 25 रन दिए हैं। और अक्षर ने जो कैचेस पकड़े, हम बैटिंग और बॉलिंग की इंडिया की बात कर रहे हैं, तो शानदार कैचेस अक्षर ने पकड़े। और फिर वही बात होगी ना, कैचेस विन मैचेस, मतलब वो नजर आ गया सारा हर चीज में, हर चीज। और हैरी ब्रूक ने सैमसन का छोड़ दिया था जी। और जो कैच हैरी ब्रूक का पकड़ा है अक्षर ने, उसके बाद एक जो कंबाइंड कैच किया है बिल जैक का, वो टर्निंग पॉइंट ही हो जाते हैं ना। टर्निंग पॉइंट उनके कैच के भी रहे, टर्निंग पॉइंट उनके डेथ ओवर भी रहे, और आउटस्टैंडिंग मैच। और जिस तरह से जैकब बैथल खेला है। अच्छा, हम इंग्लैंड को भी सोच रहे थे ना कि ये सेकंड लास्ट ओवर में शायद दिल छोड़ दे, वो आखिरी गेंद तक लड़े हैं कि कोई नो बॉल हो जाती या कोई और चीज हो जाती तो दे कुड हैव पेड इट। मतलब आखिरी ओवर में भी अनअचीवेबल सी लग रही थी ना बात, लेकिन दे जस्ट लॉस्ट बाय 7 रन्स। जो अहम चीज इनकी देखी ना, 18th ओवर जसप्रीत बुमराह ने किया, उसमें 6 रन कंसीड किए। वो डेलिबरेटली वो आउट नहीं होना चाहते थे यहाँ पे। उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ था कि 2 ओवर रहेगा, एक हार्दिक पांड्या करेगा शुभमन दुबे या अक्षर पटेल करेगा, तो हम इसमें कर सकते हैं। बैड लक ये हुई कि बहुत कम रन 6 बने, वो 10 तक भी जाते, और उसके बाद उनके एक छक्का भी मार दिया, फिर सैम करन आउट हो गए डीप मिड विकेट पे। लेकिन वो गए आखिर तक, आखिरी बॉल तक गए, और इतना आसान नहीं होता। लोग छोड़ जाते हैं 250 देख के ना, वो 120 पे आउट हो जाते हैं। राशिद भाई, ये आपसे बात करनी है, पता नहीं आपके पास भी इसका जवाब है कि नहीं, कि इस लेवल की क्रिकेट जो अभी हम देख रहे हैं, जो कल हमने देखी है, वो लगता है कि हमारी पहुंच से तो बिल्कुल दूर हो चुकी है। मतलब वो 150 तक एक मार्जिन, दिस इज अनदर लेवल एंड अदर हमें लगता है हम नहीं कर सकते हैं। हां, दिस इज हमें काउंट ना करें जी। राशिद भाई क्या कह रहे हैं? नहीं, इसमें हमें काउंट ना करें। ये जो ना बहुत हाईएस्ट लेवल पे चले गए ये लोग ना, जो हमने देखा, जो विटनेस किया, जो मैच देखा रात में, और इस कैलिबर का मैच हम शायद अभी बहुत दूर हैं इस चीज से। इसीलिए T20 के रैंकिंग में भी हम 7वें 8वें नंबर पे हैं। ये टॉप टीम्स खेल रही हैं इस वक्त। राशिद भाई, पता है क्या, हमें दुख भी होता है इस बात को कि हमने अपने आप को इस लीग में से निकाल ही दिया। मतलब वो हम बचपन में खेलते थे ना क्रिकेट, तो हम मुखालिफ अगली गली की टीम को कहते थे बड़े लड़के तुम लेके आते हो। मतलब ये भी वही हिसाब है। अब हम बहाने ढूंढ रहे हैं कि हम किस तरह जस्टिफाई करें कि हम उतने अच्छे नहीं हैं जितने तुम लोग हो। मेन डिफरेंस इफ वी कंपेयर इट टू इंडिया, चले हमारा कोई इतना स्टार्क डिफरेंस तो नहीं रहा ना, हमेशा हम नेक टू नेक कंपटीशन। और अब जो सही बात है, बात की मानने की है, अब कोई ऐसा राइवलरी नहीं रही है, बिकॉज़ द टीम्स आर एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। राइवलरी में थोड़ी सी क्वालिटी जरूरी होती है। हम कैसे इस स्टेज, हमारी उनकी क्रिकेट कहां से कहां पहुंच गई और हमारी क्रिकेट भी कहां से कहां पहुंच गई, सो ये कैसे हुआ? लास्ट 10 ईयर्स में अब्दुल्ला भाई बहुत मेहनत की है उन लोगों ने, और बहुत इन्वेस्टमेंट की है। और सबसे बड़ी चीज उनके कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, एक के ऊपर एक प्लेयर नॉक कर रहा है। अगर हम देखते हैं, संजू सैमसन तो बाहर बैठा हुआ था इस टीम में, वो उसको कितने अच्छे तरीके से खिलाया और उसने परफॉर्म किया। जायसवाल इस टीम में नहीं है, शुभमन गिल इस टीम में नहीं है, रोहित शर्मा उस नंबर को छोड़ के गया है, 4 प्लेयर तो यही हो गए। तो बहुत हाई क्वालिटी उनका है, और मेरिट बहुत हाई है उनकी, सिलेक्शन की मेरिट। वैसे हम तुम तो गलतियां करते रहते हैं, हमने कभी फखर को खिलाया फिर नीचे ले गए, वो वहां पे ऐसा नहीं करते, वो टैक्टिकल चेंजेस करते हैं। शुभमन दुबे कल लेके आए। पे हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है कि लड़कों ने क्रिकेट खेलना बंद कर दिए है, मतलब हमारे यहाँ भी अभी भी वही क्रेज है उसी तरह। तो हमारा अगर डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर कंपेयर कर लें तो वहाँ पे असल डिफरेंस पैदा हो रहा है। और क्या उसके बाद एक और चीज डोमेस्टिक से भी हो गया है राशिद भाई, हम जब अच्छे यंगस्टर्स ले भी आते हैं ना, वो हमारी नेशनल टीम में आके वो उस तरह परफॉर्मेंस रहती नहीं है। Something happens. I don't want to say that we don't have talent, because we do have talent, but somehow something happens to that talent as soon as it reaches the national team. बहुत जल्दी हम अपने टैलेंट को इंटरनेशनल में लेके आ जाते हैं, जिसको 2-3 साल अभी डोमेस्टिक में खेलना होता है, बनना होता है। अंडर 19 से आते हैं, एक PSL खेलते हैं, डायरेक्ट पाकिस्तान नेशनल टीम में चले जाते हैं, और थोड़ा अर्सा सस्टेन करते हैं, लेकिन फिर एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि डोमेस्टिक का इंटरेस्ट कैसे ज्यादा डेवलप करें, डोमेस्टिक को इंसेंटिवाइज कैसे करें? नहीं, आपकी जो सिलेक्शन पॉलिसी है ना बनानी पड़ेगी। वो बनती ऐसे है कि जो बैट्समैन है 3 साल डोमेस्टिक खेले, फिर हम उसको देखेंगे कि उसके सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आ जाएगा। और फास्ट बॉलर स्पिनर के लिए 2 साल का क्राइटेरिया होता है, और ये सर्टेन परफॉर्मेंस हो, और ये फिटनेस लेवल होना चाहिए। परफॉर्मेंस PSL की अलग है, फर्स्ट क्लास की अलग है, लिस्ट ए की अलग है, और दूसरे जो दीगर टूर्नामेंट्स होते हैं हमारे तो फिटनेस टेस्ट भी नहीं होते। ये भी एक सवाल है राशिद भाई, हमारा लास्ट फिटनेस टेस्ट कब हुआ है टीम का फिटनेस टेस्ट ना मैच में ही नजर आ जाता है। फिटनेस टेस्ट हो रहा होता है, सबका आधे अनफिट हो जाते हैं। वो तो फिर फिटनेस उसका लेवल तो हमने देख ही लिया है, उसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। वी आर नॉट फिट बाय अ लॉन्ग शॉट।
देखिए राशिद भाई, अगर हम अकेले खेल रहे हो ना, अपने घर में खेल रहे हो, कोई टीमें आती हैं ये वो, हम अपनी फिटनेस को भी थोड़ा सा नजरअंदाज कर सकते हैं। जब ऐसे टूर्नामेंट में जाएं जहां दुनिया की टीमें आई हो, वहां हमारा जीरो होता है फिटनेस लेवल। सॉरी टू से, हम अपने कल की मिसाल देख रहे हैं, हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग भी की, उसके बाद फील्डिंग देखें पूरे ग्राउंड में, अक्षर पटेल की देखिए, वो फिट है। वो खुद ही अपने आप को इतना फिट रखना पड़ता है, और हाई प्रोफाइल गेम में फिटनेस बहुत ही काम आती है। तो यही वजह है। लेकिन हम होप है, हमारे पास कल सिलेक्शन कमेटी अनाउंस हुई, मिसबा उल हक के एक्स कैप्टन और सरफराज अहमद एक्स कैप्टन, 2 कैप्टन आ गए हमारी सिलेक्शन कमेटी में। आकिब जावेद ऑलरेडी मौजूद हैं उसमें, असद शफीक हैं, इनके 70-80 टेस्ट मैचेस है एक के। तो अब हमें होप है कि अच्छी मेरिट पे टीम बने। और इनसे अब हम कंपेयर कर ही रहे हैं, चूंकि हम कल के मैच से इतने मुतासर हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे लड़कों के पास जो नेशनल में खेल रहे हैं उनके पास पैसे की कमी है या इंसेंटिव कम मिलता है, हर चीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, शोहरत है, दौलत है, सब कुछ है। देखिए हर चीज़ है, लेकिन मैचेस की कमी है। एक प्लेयर अगर कंपेयर कर लेते हैं किसी दूसरी टीम पे, वो 100-150 मैच खेलने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में आ रहा है, हमारा 10 से 15 मैच खेलने के बाद, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है एक्सपीरियंस का। और ये वापस जाके भी हम इन्हें खिला नहीं सकते, क्या होता है ये कोई अपनी डिग्रेडेशन समझी जाती है डोमेस्टिक खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए? नहीं, हमारा शेड्यूल जो बनता है, अभी भी बहुत सारे ऐसे बनते हैं कि जहाँ पे हमारी टीम इंटरनेशनल में कमिटमेंट होती है, वो खेल नहीं पाते। कोई ऐसा शेड्यूल बनाए जिसपे सारे प्लेयर्स अवेलेबल हों हमारे। अभी भी जैसे हमारे बांग्लादेश की सीरीज रख ली, रमजान में रख ली, वनडे खेलने जा रहे हैं। अगर हमारा नेशनल टूर्नामेंट हमने प्लान कर ही लिया था रमजान में, वो हो रहा है कल से पेशावर में, तो जरूरत नहीं थी वनडे सीरीज की, क्योंकि हम अब तैयारी करने जाएंगे 2027 के वर्ल्ड कप वनडे की। तो हमारी मेन टीम तो वहां चलेगी, वो तो खेल ही नहीं पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हम शेड्यूलिंग, और T20 टूर्नामेंट हो रहा है, अब वनडे की तैयारी हो रही है, तो गलती दोनों तरफ से हो रही है शायद। और आपको लगता है ये न्यू एडिशन मिसबा और सरफराज की विल एक्चुअली मेक अ डिफरेंस? बिकॉज हमने पहले भी बड़े बड़े नाम देखे हैं, वाइज हेड सिटिंग टुगेदर बट नॉट कमिंग आउट विद एनीथिंग वाइज। एक हो जाती है, बड़े नाम से फर्क नहीं पड़ता। हमारे जितनी भी अच्छी टीम बनी, उन्होंने 2-2 टेस्ट मैच खेले हुए थे। और कल सिकंदर भाई से भी बात हो रही थी, मैंने यही बात की थी कि बड़े प्लेयर आ गए, उन्होंने गुस्से का इजहार किया और बोला कि नहीं, बड़े प्लेयर से नहीं होता, बस मेरिट पे और कल्चर चेंज करना है और डोमेस्टिक का सिस्टम सही करना है। बहुत शुक्रिया आपका। Got it. Thank you राशिद भाई for being with us. बड़े अफसोस की ये बात हो जाती है, लेकिन खैर एनीवे, वो तो फिर भी एक खेल है, गेम की हम बात कर रहे हैं। अब जो हम आपको बात बताने लगे हैं ना, वो तो मतलब इस पे क्या अफसोस करें, या गुस्सा या जज्बिज हो, नहीं, या फ्रस्ट्रेट हो? शदीद गुस्सा। बन्नू में मुसल्ला अफराद ने लड़की को मर्दाना हुलिया अपनाने पर जिस तरह उस पर तशद्दुद किया, पूरी वीडियो वायरल किया। उसके बाद अच्छा शॉक फिर उसके बाद होता है ना, बच्ची है छोटी सी, लेकिन लड़की है ना, वो बच्ची 8 साल की होगी तो वो औरत है। यस, वो औरत है, तो लिहाजा व्हाटएवर। तो उसको ऐसा मारा, फिर वीडियो बनाना तो अब लाजमी हो गया, क्योंकि अब हमने किया है तो हमने आपको दिखाना भी तो है ना कि क्या हुआ है, ताकि दूसरे इबरत हासिल करें और खौफ फैले, दहशत फैले। मतलब बन्नू में ज़ाहिर है मुसल्ला अफराद हैं, अब इनका कंट्रोल है, हम सबको पता है, लेकिन हुकूमत भी तो एक चीज़ है, इसका क्या कंट्रोल है, इसका क्या लेवल ऑफ अथॉरिटी है? अगर इस तरह ये हमारी बच्चियों को तशद्दुद का निशाना बनाएंगे, हमें वहाँ पे वापस आ जाए, अगर ये इस तरह हमारी बच्चियों को तशद्दुद का निशाना बनाएंगे, तो मतलब कि फिर ये जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, फिर ये अपने प्रोटोकॉल्स में जो फिर रहे होते हैं, ये क्यों है? मंजूरुद्दीन हमारे साथ हैं, बन्नू से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। मंजूरुद्दीन, जरा बैकग्राउंड बताएं, क्या हुआ है? जी, ये बन्नू की तहसील डुमेल का इलाका है जरकी में ये वाक़या 3 रोज कबल पेश आया था, जिसमें नामालूम अफराद एक बच्ची को, जिसमें लड़कों के कपड़े पहने हुए थे, तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया था। जब इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन डुमेल से राब्ता किया गया, तो पुलिस का कहना है कि ना तो अभी तक इस मामले पर किसी ने शिकायत की और न ही वालिदैन की तरफ से FIR दर्ज की गई है। वीडियो में नामालूम अफराद बच्ची से हल्फ लेते हैं कि आइंदा के लिए ना तुमने लड़कों के कपड़े पहनने हैं और ना ही घर से बाहर निकलने हैं, जिस पर बच्ची ने से तौबा की करवाई गई और बच्चे को छोड़ दिया गया। पुलिस कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि वो लड़की भी मजबूरी में इस हुलिये में थी, वो काम कर रही थी, क्योंकि उसके माँ बाप या बाप नहीं है या माँ बाप काम नहीं कर सकते, बूढ़े हैं, कुछ है, ऐसी कोई बैकग्राउंड है? नहीं जी, मैंने जब वो पुलिस से इस बारे में कंफर्म किया
तो वालिदैन भी इस बच्ची से तंग थे, क्योंकि ये लड़की जो थी मर्दाना लिबास में, और वालिदैन ने बार बार इसे मना किया कि भाई तुम बाहर मत जाओ और खासकर मर्दाना लिबास भी मत पहनो। और लोगों ने भी ये शिकायत हम आम लोगों से जो मिला तो उन्होंने भी यही बताया। बात सुने, बच्ची बात नहीं आ रही थी। एक बच्ची जो है उसने मर्दाना लिबास पहन के बाहर क्या कर दिया? किसी को कत्ल कर दिया, कोई डाका कर दिया, डाका डाल दिया, कोई राहज़नी कर दी? ये जो मुसल्लह अफराद जिनको कह रहे हैं, जाहिर है ये क्या किसी मदरसे से इनका ताल्लुक है, ये वैसी कोई मोरल पुलिस है या मोरल पुलिस है या कौन है? तालिबान है, कौन है? अब्दुल्ला सुल्तान, मैं आपको बताता चलूं, जो बन्नू जो है ना, ये एक तो मजहबी शहर भी है और यहाँ पर्दे की बहुत ज्यादा सख्ती भी की जाती है। आज तक बन्नू में खवातीन जो है वो शटलकॉक बुर्का ही पहनती हैं। तो इस हवाले से एक मिसाल, ये सालों से यहाँ सख्ती है पर्दे की। तो और ये बच्ची जो थी इसकी उम्र भी 15 साल है, कोई इतनी बड़ी भी नहीं है। लेकिन नहीं, तो ये सख्ती घर वाले करते हैं ना, या फिर मोहल्ले में से कोई भी उठ के मारना शुरू कर देता है अगर किसी लड़की ने शटलकॉक नहीं पहना हुआ तो बस इधर तो यह है कि वो लड़की के जो खानदान वाले हैं या वालिदैन हैं, तो पुलिस स्टेशन वाले ये कह रहे हैं कि बार बार उन्होंने इस बच्ची को मना किया कि आप इस हुलिया में बात नहीं करें। ये चलिए जी, पर्दे का रिवाज है, सारा कुछ है, जिस तरह ठुड्डे मार रहे हैं इस बच्ची को, नहीं, तो इसको इंटरनल इंजरीज आई होंगी। यानी ठुड्डा मारना अलाउड है, एक 15 साल की बच्ची को मारना, तोड़ना, वो सब कुछ ओके है, सारे बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हाय हाय उसने आदमियों के कपड़े कैसे पहन लिए? कपड़े तो पहने हुए थे ना, इस तरह तशद्दुद की इजाजत आदमियों के कपड़े भी तो शलवार कमीज ही है ना, पूरी पहनी हुई थी। अच्छा चलें, ये बताइएगा पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अब तक? पुलिस की कोई रिट है, कोई सूबाई हुकूमत कोई एक्टिव हुई या कोई नहीं, बस सब बैठे डरे? पुलिस स्टेशन से जब राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि ना तो इस मामले पर कोई वालिदैन की तरफ से शिकायत दर्ज की गई है। मतलब पुलिस अगर वालिदैन की तरफ से कोई शिकायत नहीं दर्ज की जाएगी, ये वीडियो पूरे पाकिस्तान में वायरल है जिसमें किसका नाम खराब हो रहा है, बन्नू का नाम खराब हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा का हो रहा है, पाकिस्तान का हो रहा है, तो पुलिस कुछ नहीं करेगी, हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी, ऐसे ही है? बस वो तो यही कह रहे हैं कि हम 1-2 दिन में तहकीकात मुकम्मल करके फिर मीडिया के सामने वो तहकीकात बता देंगे। सो इस पे किसी सूबाई वजीर ने नोटिस लिया, इस पे वजीर आला ने नोटिस लिया? बिकॉज लुक एट द विजुअल। We don't want to look at the visual anymore. Can we please get this visual away from our screen now? So ये बताइएगा किसी सूबाई हुकूमत से किसी ने नोटिस लिया इस वाक़े का, मंजूरुद्दीन? नहीं, अभी तक नहीं जी, अभी तक कोई सूबाई सफारी का कोई नोटिस नहीं लिया गया। पुलिस इस बारे में तहकीकात कर रही है, हम अपने तय भी ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई बात कहाँ तक पहुँची है। तो उनका ये कहना है कि जैसे ही 1-2 दिनों में तहकीकात मुकम्मल हो जाएगी हम मीडिया के सामने कर देंगे। जैसे ये बच्ची तो अस्पताल जिसको जिस तरह से मारा है इससे तो अस्पताल एडमिट होना चाहिए था, शायद वो भी नहीं किया गया होगा। नहीं जी बिल्कुल, ये भी वो है, बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक है, तंदुरुस्त हालत में और वालिदैन के हवाले भी बहुत आला, बहुत तंदुरुस्त हालत में। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। मतलब कि हमें नजर आ रहा है कि ठुड्डे पड़ रहे हैं, एक पतली सी एक बच्ची है, कितनी वो अच्छी हालत में होगी, ना किसी ने कोई केस किया। मैं कहती हूँ ये इससे बड़ी ट्रेजेडी नहीं हो सकती हमारी बच्चियों की जो इन इलाकों में रहती हैं, जिनके कोई भाई ना हो, जिनके बाप ना हो, बिकॉज दे कैन नॉट फेंड फॉर देमसेल्व्स, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। अब वो औरत के लिबास में तो बाहर निकल नहीं सकती, वो अपेरेंटली मर्द के लिबास में भी बाहर नहीं निकल सकती, बेशक घर में जितनी भी जरूरत है। वज़ीर आला साहब, ये नज़र आ ही रहा है आपको कि आपकी हुकूमत की रिट कहाँ है? मतलब अगर दीगर मामलात से और सियासी इशूज़ से आपकी थोड़ा सा आपको फुर्सत मिले तो जरा देखिए कि बन्नू में क्या हुआ है, क्या हो रहा है। How dare these men pick her up and hit her? मुझे ये समझ नहीं आ रही, तुम लोगों का क्या लेना देना है, क्या ताल्लुक है? या तो लिटरली कोई इदारा बनाया हुआ है तुमने मॉरल पुलिस का, तो फिर बात बनती है, फिर भी नहीं बनती वैसे तो। Who are you? लड़की से तो सवाल जवाब होने ही नहीं चाहिए, बाद में बात होनी चाहिए, पहले तो इनको उल्टा लटकाना चाहिए। एंड प्लीज सीएम, मतलब आपका और भी बड़े काम है, एक काम तो आप बखूबी कर ही रहे हैं और इनफैक्ट लगता है सारी कंसंट्रेशन आपकी उसी पे है, बट लुक एट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू एज वेल। दिस इज मोर देन ट्रैजिक, दिस इज रियली हार्टब्रेकिंग। वेलकम बैक जी। और मौजूदा जो खत्ते की सूरत हाल है, जंग के जो असरात हैं उस पर बात करेंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब माहिर सिक्योरिटी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं अभी। बहुत शुक्रिया अली साहब। अली साहब, ईरान अमेरिका इसराइल जंग अब एक मखसूस एरिया तक तो महदूद रही नहीं है, हमारे करीबी इंडियन पानी में ईरानी जहाज़ को निशाना बनाया क्या एक गैर मामूली वाक़या है? इंडिया ने इसे ज़्यादा ही मिस हैंडल नहीं कर दिया? आपको क्या लग रहा है? उनके अपने अंदर से बहुत तनकीद हो रही है इस पर।
जी बिल्कुल, देखें पहली बात ये है कि ये एक हकीकत है कि अब ये जंग जो है सिर्फ इसराइल, अमेरिका और ईरान तक महदूद नहीं है, और जो फौजी कार्रवाइयाँ हैं उसका अहाता बिल्कुल पूरे मशरिक़ वस्ता बल्कि जनूबी एशिया तक फैल चुका है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भारत में एक बड़े पैमाने पर जंगी मशकें की जा रही थीं, जिसमें ईरान की बहरिया को भी मदऊ किया गया था फरवरी के आखिरी हफ्ते में, उससे वापसी पर ये खैर सगाली के दौरे पर जो ईरानी जहाज़ था, इसको ये जब वापसी के लिए रवाना हुआ तो यूँ लगता है कि बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन भारतीय और अमेरिकी इंटेलिजेंस और बहरिया के दरमियान हुई। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको जो निशाना बनाया गया है वो आबदोज के ज़रिए से बनाया गया है, और आबदोज जो है वो फौरी तौर पर कोई हवाई जहाज़ की तरह एक जगह पे डिप्लॉय नहीं हो सकती। इसका मतलब है अमेरिका को भारत ने पहले से मुतला कर दिया था कि ये ईरानी जहाज़ जो है किस रास्ते से कब वापसी के लिए रवाना होगा, और ऑलरेडी अमेरिकी बहरिया तैयार बैठी थी उसके रास्ते में जो आबदोज थी, क्योंकि आबदोज एक स्लो मूविंग प्लेटफॉर्म है, और फिर उसके ज़रिए से उसको निशाना बनाया गया और उन मल्लाहों के तकरीबन 100 के करीब लोग जो है वो जा बहक हुए। तो ये से जाहिर होता है कि हकीकत में भारत ने अमेरिका और इसराइल का चुनाव किया है और ईरान की पीठ में खंजर घोंपा है। दैट इज़ अलार्मिंग। ये बताएं कि इस वाक़े के बाद तो पाकिस्तान के लिए भी अहम है कि हम अपने पानियों पर भी नज़र रखें और बहुत ही अलर्ट रहना होगा, राइट? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी की एक बहुत वाइटल रेड लाइन है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा पूरी आलमी बरादरी से जो राब्ता है, हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट है, ट्रेड है, तेल और गैस की तरसील है, वो समुद्री रास्ते से ही होती है। 90% पाकिस्तानी तिजारत पानी के जरिए होती है। तो मैं समझता हूँ हमें बड़ा चौकन्ना और मुस्तैद रहने की ज़रूरत है, और इस अंदाज में एक दानिशमंदाना अंदाज में हमें एक मैरीटाइम सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि हमारे जो वाइटल सप्लाई लाइन है एनर्जी की, तेल की, गैस की, खुराक की या एक्सपोर्ट्स की, वो इस तलातुम खेज दौर में भी महफूज रह सके। अली साहब, मजमूई तौर पर आलमी अमन इस वक्त खतरे से दो चार है। अभी जंग के इब्तदाई दिन ही है, 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन आसार हैं ये कि मामला लंबा चलेगा शायद। अब अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका का ज़्यादा नुकसान होगा, ईरान का तो चले हो ही रहा है ना, अमेरिका का कितना नुकसान होगा? देखिए, दोनों जानिब जो जंग के मकासद हैं, हिकमत अमली है, नौइयत और अहदाफ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अमेरिका दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी और जदीद तरीन फौजी कुव्वत है, और ईरान जो है इस हकीकत से बखूबी वाकिफ है। इसलिए उसकी हिकमत अमली बराह रास्त दो तरफा एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की दस्त डायरेक्ट लड़ाई पर मबनी नहीं है, बल्कि वो समझता है कि अमेरिका की जो वुल्नरेबिलिटी है, जो उसकी कमज़ोरी है, वो ये है कि आलमी जो एनर्जी का निज़ाम है, आलमी जो तेल की तरसील का निज़ाम है, और उसके जो इत्तेहादी इस खत्ते में हैं, उनको इस अंदाज में निशाना बनाया जाए कि जब आलमी तवानाई के तरसील के निज़ाम पर बहुत ज़्यादा जद पड़े और आलमी कीमतें बढ़ जाएं और उसका तरसील का निज़ाम मुतासिर हो, तो फिर आलमी दबाव अमेरिका और इसराइल पर डाल के उनको मजबूर किया जाए जंग बंदी के लिए। तो ये ईरान की हिकमत अमली है। तो बुनियादी तौर पे अमेरिका की जो हिकमत अमली है वो डिस्ट्रक्शन के ऊपर मबनी है, जबकि ईरान की हिकमत अमली ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन की डिसरप्शन पर मबनी है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का सैयद मोहम्मद अली, माहिर सिक्योरिटी अमूर। बेसिकली अब हर दिन गुजरते हुए ना लग रहा है कि दिस वॉर जो स्टार्ट किया इजराइल और अमेरिका ने, मतलब कुछ भी कर लो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग गोज, के पानियों में उड़ा दो उनको, उनके साथ जो सिंपथाइज कर रहे हैं उनको भी बीच में कटेरे में खड़ा कर दो, और शदीद क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, कुछ लेकिन they are not listening, कुछ फर्क नहीं पड़ना। They have decided वो जब तक वो नहीं करेंगे जो एग्जैक्टली वो चाहते हैं। अच्छा। और क्या वो चाहते हैं, एक सेकंड, उसमें भी घुमनगेरियां हैं, इन द सेंस के वो भी नहीं, उन रोज वो जो टारगेट होता है, कोई हमने क्यों किया था, हम स्टार्ट कहां से हुए थे, वो सब चेंज हो जाता है। ये तौजीहात हैं जो पेश की जा रही हैं, इजराइल नोस के वो क्या चाहता है 100%।
लेकिन जो अमेरिका रोज कहता है ना कि बहाने पहले तराश उन्होंने रहा है। हमें अटैक करने की कोशिश की थी, नहीं दूसरे दिन नहीं, हम ही ने उनको किया, तो इजराइल तो करना ही नहीं चाह रहा। हमने बेसिकली कहा हम कर अमेरिका को देते एक ही हैं। बात करनी चाहिए कि इजराइल ने चूंकि हमें कहा है और जो वो कहेगा हम करेंगे, तो हम कर रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि अमेरिका के अपने जो सोल्जर्स हैं ना, उनके मरीन्स, उन पे भी नजर रखी जा रही है, उनके भी रिकॉर्ड्स निकाले जा रहे हैं। कितने, अगर आप सोशल मीडिया पे भी देख लें, छोड़ दें सोशल मीडिया, तस्दीक शुदा खबरें आप देख लें कि जहां उनसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि अगर उन्होंने इन द रीसेंट पास्ट इजराइल के खिलाफ कोई ट्वीट कुछ डाला हो तो उनसे सवाल किया जा रहा है, और उनका आगे से ये कहना है कि भाई हमने जब अपनी आर्मी ज्वाइन की थी ना, तो हमने ये वादा किया था कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए जहां के हम हैं, हम उसका ख्याल रखेंगे और हम उसकी तायद करेंगे और सब कुछ वो करेंगे। इजराइल बीच में कहां से आ गया? बट फिर उन्हें इस मतलब ये सिलसिले उनका में सवाल है। इस सिलसिले में उन्हें मजहबी टच देकर राग़िब करने की कोशिश भी की जा रही है। सो वो सिलसिला भी एक इंटरनली चल रहा है। अभी हम ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे थोड़ी देर में। वेलकम बैक। सानेहा गुल प्लाजा की इंक्वायरी में वही हो रहा है जो हमेशा से होता आया है। कोई एक इदारा भी इस अलमनाक सानेहे की हादसे की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। KMC से जवाब मांगा गया था, अब इन्होंने भी तमाम तर मलबा दीगर बल्दियाती, सूबाई और ज़िलाई इदारों पर डाल दिया है। और ये तय है कि जब तक तमाम इदारे किसी एक अम्ब्रेला के नीचे, किसी एक छतरी के नीचे काम नहीं करेंगे, किसी हादसे की सूरत में कोई इदारा या फर्द अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा। भला क्यों करे? खुद ही सोच लेना। तो एवरीबडी नीड्स टू बी हैव द सेम, जिसको कहते हैं उनको अम्ब्रेला चाहिए। जुडिशल कमीशन के आपको ये बता दें, सवालात का जवाब जमा कराते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि KMC की जिम्मेदारी सिर्फ मरकज़ी सड़क तक महदूद है। तजावज़ात का खात्मा TMC सदर की जिम्मेदारी है। ये अभी आपको और हम कंफ्यूज करते हैं आगे। फायर ऑडिट का काम सिविल डिफेंस डायरेक्टोरेट का है, हमारा नहीं है। उधर हो गया। फायर फाइटिंग KMC के पास थी, मगर 2023 एक्ट के तहत अब रेस्क्यू 1122 को मुंतकिल हो चुकी है। सो हम घूमते रहेंगे इधर उधर। और सानेहा गुल प्लाजा के मामले में जुडिशल कमीशन के सामने KMC ने बतौर इदारा किसी गलती, कोताही या गफलत का एतराफ़ करने से इनकार कर दिया है। सब दूसरों के खाते में डाला गया है। इख्तियारात की ये पेचीदा तकसीम ना सिर्फ, और ये पेचीदा तकसीम है और ये अब से नहीं है, सबको पता है ये तकसीम है, सब खत्म कर देना चाहिए। सिंध हुकूमत के इल्म में है, बल्कि कई कवानीन खुद हुकूमत नहीं बनाए हैं। अब सानेहा गुल प्लाजा हादसे के बाद तमाम तर माहिरीन कह रहे हैं कि तमाम इदारों को इंतजामी तौर पर एक छतरी के नीचे लाएं, नहीं तो ये नहीं ठीक होगा। अमीन अनवर हमारे साथ हैं, नुमाइंदा न्यूज़। अमीन, हम थोड़ा सा बड़ा ही अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है और उसके बाद भी बड़ी बातचीत नहीं हुई। इस वक्त हमें मुस्कुराहट इसलिए आ रही है क्योंकि 100% वही हुआ जो हम एक्सपेक्ट भी करते रहते हैं। नोबडी इज़ गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बताएं कि ये इंक्वायरी कमीशन के इजलास ऑब्वियसली वो तो जारी है, ताज़ा इजलास में क्या बात हुई, एग्जैक्टली क्या सामने आया? जी बिल्कुल सानेहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात के लिए जो कमीशन बनाया गया था उसने बाकायदा 4 फरवरी से अपना काम शुरू कर दिया था, जिसके बाद हमने देखा कि जो कमीशन के सरबराह हैं जस्टिस आगा फैसल, उन्होंने गुल प्लाजा का विज़िट भी किया और उसके बाद जो इदारे थे जिसमें KMC है, KDA है, SBC है, सिविल डिफेंस है, रेस्क्यू 1122 है और गुल प्लाजा एसोसिएशन के जो सदर है तनवीर पास्ता, उनका बयानात कलमबंद किए गए हैं। इसके साथ साथ उन्हें एक सवालात नामा भी दिया गया था जो फिल करके कमीशन के सामने जमा करना था। इसके अलावा हमने देखा जो मुतासरीन थे गुल प्लाजा के, उन्हें भी कमीशन ने कहा कि वो अपने बयानात आके कलमबंद कराएं। अब गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा जो रेस्क्यू इदारों के एहलकार थे ईदी और छिपा के, उनके बयानात कलमबंद किए हैं, जिन्होंने ज़ख्मियों को और जो जाम बहक अफराद थे उन्हें अस्पतालों तक पहुंचाया था। सो अब अमीन, अब तक जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अब कमीशन में ये बात बार बार सामने आ रही है और पॉइंट आउट भी हो रही है कि कराची में रेस्क्यू का काम हो या इमारतों की चेकिंग हो या मेंटेनेंस हो, दर्जनों इदारों में इख्तियारात डिवाइडेड हैं, बिखरे हुए हैं, कोई सिंगल कमांड या अथॉरिटी तो है नहीं। ऐसा ही है। अब तक जो भी कार्रवाई कमीशन में हुई है उससे बज़ाहिर यही लगता है कि किसी एक शख्स के पास इन इदारों की कमांड नहीं है और किसी एक शख्स के पास कमांड ना होने की वजह से रेस्क्यू का जो काम है वो काफ़ी मुतासर हुआ है, क्योंकि फायर ब्रिगेड के जो हुकाम है वो अपने तौर पे काम कर रहे थे, इसी तरह रेस्क्यू 1122 के जो इदारे हैं वो अपने तौर पर काम कर रहे थे और इसके अलावा जो फलाही इदारे हैं वो अपनी तरफ से ही तमाम जो फलाही
सरगर्मियां हैं वो सर अंजाम दे रहे थे और रेस्क्यू का काम कर रहे थे। तो अब तक की जो बयानात हुए हैं उनसे बज़ाहिर यही लगता है कि किसी एक शख्स के पास कमांड ना होने की वजह से सानिया गुल प्लाजा में जो रेस्क्यू का काम है वो मुतासर हुआ है, क्योंकि बर वक्त अगर हैवी मशीनरी इस्तेमाल की जाती, खिड़कियों को तोड़ा जाता और दरवाजे खोले जाते जो बंद थे और बहुत सारे लोगों की जानें जो है वो बचाई जा सकती थी। मतलब कहीं किसी इमारत में आग लगी हो और वहाँ खिड़कियाँ भी ना तोड़ी जा रही हों उन लोगों को निकालने के लिए, हम तो वी कैन नॉट इवन गेट ओवर दैट। एनीवे, फाइनली ये बताएं कि अब ये कमीशन कितने दिन मजीद काम करेगा और मतलब क्या गुजारिशात हैं जो कि सामने आई हैं? जी 4 फरवरी को बाकायदा तौर पर कमीशन का जो गजटेड नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ था। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 हफ्तों में यानी 2 माह में कमीशन ने अपना काम मुकम्मल करना है और अपनी सिफारिशात जो है वो सिंध हुकूमत को भिजवानी है। 8 हफ्तों का टाइम दिया गया था उस नोटिफिकेशन में, ताहम कमीशन ज़राए का ये कहना है कि वो इन 8 हफ्तों से पहले ही वो अपना काम मुकम्मल करके अपनी सिफारिशात जो हैं वो सिंध हुकूमत को भिजवा देंगे, ताकि फिर सिंध हुकूमत की मर्ज़ी है कि वो इन्हें पब्लिश करती है या जो भी कार्रवाई करनी होगी ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ वो सिंध हुकूमत का काम है कि उसने इस पर इन सिफारिशात की रोशनी में जो है वो क्या कार्रवाई करनी है। जी कॉरेट अमीन अनवर, थैंक यू। अनदर कार्रवाई एक कमीशनों में एक और इजाफा। पता नहीं कुछ दिल मानता नहीं है। एक होता है ना क्योंकि इतनी बड़ी इंक्वायरी हुई इन्वेस्टिगेशन हुई हो, फिर आप तसल्ली में आ जाएं कि चलो अब कुछ होगा, कोई तसल्ली नहीं ना है। पहले कभी कुछ निकला है ना अभी किसी कमीशन से कभी कुछ निकला है। Wish we could have given you some hope for it, not really. So that's it. We're going to see you tomorrow, inshallah.